नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्कैटरिंग एंगल्स के बारे में, रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल्स इन लैब फ्रेम एंड सीएम फ्रेम, है ना। तो वहाँ हमने एक छोटा सा रिलेशन कैलकुलेट किया था। रिलेशन हमने कैलकुलेट किया था कि tan ऑफ थीटा L1 इक्वल्स टू वैल्यू आई थी हमारे पास साइन थीटा C अपॉन ए वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा C और प्लस में वैल्यू आ गई गामा, है ना। गामा क्या था? गामा हमारे पास रेशियो था किसका? उन दो पार्टिकल्स के मासेस का रेशियो था जो दोनों पार्टिकल हैं वो आपस में क्या कर रहे थे? कोलिजन को एग्जीक्यूट कर रहे थे, ठीक है। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस इन लैब फ्रेम एंड सीएम फ्रेम। तो आज हम बात करेंगे किसके लिए? रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल cross sections in lab frame and CM frame, ठीक है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के बीच रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमने कहा था कि ये बीम ऑफ पार्टिकल गेट इंसिडेंट ऑन ए टारगेट, है ना, एंड सम ऑफ पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड इन ए पर्टिकुलर सॉलिड एंगल, है ना। तो अगर पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी सॉलिड एंगल में यदि जा रहे हैं तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चाहे आप लेबोरेटरी फ्रेम में स्टडी करें चाहे आप सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टडी करें, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? इक्वल आएगी। या मैं कह दूं कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सपोज दैट मैंने पहले कैलकुलेट किया डी सिग्मा अपॉन ए वैल्यू आ गई डी ओमेगा, और कोई भी मैंने सॉलिड एंगल बता दिया, सपोज दैट कितना बता दिया? डी ओमेगा 1 बता दिया। कौन सी फ्रेम में बता रहा हूँ मैं? लेबोरेटरी फ्रेम में बता रहा हूँ, ठीक है। और डी ओमेगा मेंशन करूँ तो मैंने कह दिया वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा L1 आ गया, वैल्यू आ गई डी थीटा L1 आ गया, और साथ में वैल्यू आ गई अपने पास डी फाई L1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी ये नंबर हमारे पास क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ मैंने सॉलिड एंगल डी ओमेगा 1 कह दिया और यहाँ मैंने कह दिया डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया। कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साइन ऑफ थीटा L1 दैट मीन्स वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा C आ गया, वैल्यू आ गई डी थीटा C आ गया, और वैल्यू आ गई D आ गया, और वैल्यू आ गई फाई और L आ गया, ठीक है। अब हम कहें कि जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर सिमेट्री में है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनाते हैं। तो सिमेट्री कंडीशन में या सिमेट्रिक कंडीशंस में हम क्या कहते हैं कि जो एजिमुथल एंगल फाई है उसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती। तो सिंपली अपन क्या लिख सकते हैं? इसी रिलेशन को हम ऐसा लिखते हैं डी सिग्मा अपॉन ए वैल्यू आ गई डी ओमेगा 1 लेबोरेटरी फ्रेम में इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, मैंने डिफाइन कर दिया डी सिग्मा अपॉन ए वैल्यू आ गई डी ओमेगा, और वैल्यू आ गई कौन से फ्रेम में? सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा C अपॉन ए वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा L1, या वैल्यू आ गई डी थीटा C और अपॉन ए वैल्यू आ गई डी थीटा L1। तो ये हमारे पास रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। सपोज दैट मैंने कह दिया इसको मैं डिफाइन कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 डिफाइन कर दूं, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमने मेंशन करी इस इक्वेशन को मैं क्या कह सकता हूँ? एक ट्राइंगल बना दूं, ठीक है। tan ऑफ थीटा L1 फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर तो कितना बना? साइन ऑफ थीटा C बना, और बेस कितना आ गया? कोस ऑफ थीटा C प्लस में वैल्यू आ गई गामा आ गया। इसका मतलब हाइपोटेनस कितना बना? गामा प्लस कोस थीटा C का होल स्क्वायर, और प्लस में वैल्यू आ गई साइन थीटा C का होल स्क्वायर, यानी गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस गामा कोस थीटा C, ठीक है। ये क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा C प्लस साइन स्क्वायर थीटा C कितना बन गया? 1 बन गया, रेज टू पावर वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी? साइन ऑफ थीटा L1, ये एंगल क्या बना? थीटा L1 बना, साइन ऑफ थीटा L1 तो कितना बनेगा? वैल्यू आ गई हमारे पास साइन ऑफ थीटा C, और अपॉन ए वैल्यू आ गई कितना? गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस गामा कोस थीटा C, और प्लस में वैल्यू आ गई 1, रेज टू पावर वैल्यू आ गई 1/2। और अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ कोस ऑफ थीटा L1, कोस ऑफ थीटा L1 कितना आएगा? वैल्यू आएगी बेस, तो वैल्यू आ गई हमारे पास गामा, प्लस में वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा C, और अपॉन ए वैल्यू आ गई गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस गामा कोस थीटा C, प्लस में वैल्यू आ गई 1, और वैल्यू आ गई रेज टू पावर
1/2। तो ये हमारे पास 2-3 इक्वेशन आ गई है ना। जो सपोज दैट इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2 से डिफाइन कर दिया, और इसको डिफाइन कर दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 3 से डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को tan ऑफ थीटा L1 को वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है d थीटा c अपॉन d थीटा L1। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें हम, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, सेक स्क्वायर, वैल्यू आ गई थीटा L1 और वैल्यू आ गई d थीटा L1 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा c प्लस गामा, और साइन थीटा c का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कोस ऑफ थीटा c, और वैल्यू आ गई d थीटा c, बीच में सिंबल आ गया माइनस का, फिर वैल्यू आ गई साइन थीटा c, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना बनेगा, माइनस साइन थीटा c, तो प्लस में वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा c, और वैल्यू आ गई d थीटा c आ गया, और अपॉन में वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा c, प्लस में वैल्यू आ गई गामा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, यह वैल्यू कितनी बनी, सेक स्क्वायर थीटा L1 d थीटा L1 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर थीटा c, साइन स्क्वायर थीटा c, दोनों मिलकर तो कितने बन जाएंगे, 1 बन जाएगा। इसका मतलब वैल्यू आ गई अपने पास 1 प्लस में वैल्यू आ गई गामा कोस ऑफ थीटा c, और वैल्यू आ गई d थीटा c, अपॉन में वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा c, प्लस में वैल्यू आ गई गामा का स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स ये रिलेशन कितना बना, रिलेशन आ गया d थीटा c अपॉन में वैल्यू आ गई d थीटा L1 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, इसको क्या लिख सकते हैं, वैल्यू आ गई हमारे पास गामा प्लस कोस थीटा c का स्क्वायर आ गया, और अपॉन वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दें, कोस स्क्वायर आ गया, और वैल्यू आ गई थीटा L1, और वैल्यू आ गई कितना 1 प्लस में वैल्यू आ गई गामा कोस ऑफ थीटा c। इसको हमने डिफाइन कर दिया सपोज दैट इक्वेशन नंबर 3 के बाद 4 दे दिया। ठीक है, तो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी d थीटा c अपॉन वैल्यू आ गई d थीटा L1। तो यहाँ हम कोस स्क्वायर थीटा L1 वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी है ना, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो यही रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, यही रिलेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा d थीटा c अपॉन वैल्यू आ गई d थीटा L1 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई गामा प्लस में वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा c का स्क्वायर, अपॉन में वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर, अपॉन में वैल्यू आ गई 1 प्लस में वैल्यू है गामा कोस ऑफ थीटा c, और कोस स्क्वायर थीटा L1 की वैल्यू हमें रखनी है, तो कोस स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ गई कितना बना, गामा प्लस में वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा c का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और वैल्यू आ गई इसका स्क्वायर आएगा तो वैल्यू आ गई हमारे पास गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस गामा कोस ऑफ थीटा c, और प्लस में वैल्यू आ गई 1। ठीक है, या d थीटा c अपॉन वैल्यू आ गई d थीटा L1, ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। दैट मीन्स वैल्यू आ गई गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस गामा कोस ऑफ थीटा c, प्लस में वैल्यू आ गई 1, और अपॉन वैल्यू आ गई 1 प्लस गामा कोस ऑफ थीटा c आ गया। ठीक है, इसको दे दें हम जो भी हमारे नेक्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर आ गई 4 के बाद 5 है ना। तो हमें ये रिलेशन कैलकुलेट करना था, तो हमने वैल्यू निकाल ली d थीटा c अपॉन d थीटा L1 का मान निकाल लिया, साइन थीटा L1 का मान हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, साइन थीटा c, तो साइन थीटा L1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, और d थीटा c अपॉन d थीटा L1 की वैल्यू भी अपन इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो हम क्या लिखें, हम ऐसा कर लें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखो यही रिलेशन कितना बना, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, इसी रिलेशन को हम क्या लिखें, d सिग्मा अपॉन वैल्यू आ गई d ओमेगा 1, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, लेफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई d सिग्मा अपॉन वैल्यू आ गई d ओमेगा आ गया, और कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, cm फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साइन थीटा c आ गया। साइन थीटा L1 की वैल्यू अगर रखेंगे तो साइन थीटा c से साइन थीटा c कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म ऊपर चली जाएगी है ना। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, वैल्यू आ जाएगी गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस गामा कोस ऑफ थीटा c, प्लस में वैल्यू आ गई 1, पावर 1 ये है, पावर 1/2 ये है, तो पावर कितना बना 3/2 आ गया, और अपॉन वैल्यू आ गई कितना, अपॉन वैल्यू आ गई 1 प्लस गामा कोस ऑफ थीटा c आ गया। ठीक है, अब यदि मैं कह दूं
गामा हमारे पास फैक्टर है, गामा इक्वल्स टू वैल्यू कितनी थी, m1 इक्वल्स टू m2। तो अगर हम कह दें कि अगर इफ़ गामा इक्वल्स टू वैल्यू है 1, है ना, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसके बीच में, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस के बीच में, है ना। यदि हम कह दें इफ़ गामा इक्वल्स टू 1 है, यानी दैट मीन्स m1 इक्वल्स टू वैल्यू किसके बराबर है, m2 के बराबर है, तो d सिग्मा अपॉन वैल्यू आ गई d ओमेगा 1, और वैल्यू आ गई कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वैल्यू आ गई d सिग्मा अपॉन वैल्यू आ गई d ओमेगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गामा इक्वल्स टू 1 रखें तो 1 आ गया, प्लस में वैल्यू आ गई ट्वाइस कोस थीटा सी प्लस 1, तो वैल्यू आ गई ट्वाइस कोस थीटा सी रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई 3/2, और अपॉन वैल्यू आ गई 1 प्लस में वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा सी आ गया। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लें हम, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, सिंपल टर्म्स हैं, बस इसका रिजल्ट जो है हम सिर्फ यही मेंशन करना चाहते हैं कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है ना, फ्रेम पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स वैल्यू क्या बनी, डी सिग्मा अपॉन वैल्यू आ गई डी ओमेगा 1, और वैल्यू आ गई लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डी सिग्मा अपॉन वैल्यू आ गई डी ओमेगा, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और यहाँ से इसको क्या लिख दें, हम इसको ऐसा लिख दें, वैल्यू आ गई ट्वाइस कॉमन आ गया, वैल्यू है 1 प्लस कोस ऑफ थीटा सी, इसको लिख दिया अपन ने ट्वाइस कोस स्क्वायर थीटा सी अपॉन वैल्यू आ गई 2, और माइनस वैल्यू आ गई 1 रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई 3/2, और अपॉन में जो वैल्यू है इसको भी क्या लिख दें, प्लस में वैल्यू आ गई ट्वाइस कोस स्क्वायर थीटा c/2, और माइनस वैल्यू आ गई 1, ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये 1 से 1 कैंसिल हो गया ना, या ये वैल्यू बन गई अपने पास कितना, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा 1, और रिजल्ट आ गया लेबोरेटरी फ्रेम में इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डी सिग्मा अपॉन वैल्यू आ गई डी ओमेगा, और वैल्यू आ गई सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ये कितना बना 2 रेज़ टू पावर 3, कितना बन गया 8 बन गया, यानी वैल्यू आ गई रेज़ टू पावर 1/2 आ गया, है ना। तो या इसको मैं और सॉल्व कर लूँ तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, वैल्यू आ गई ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय, और ये 2 रेज़ टू पावर 3 कितना बना ट्वाइस √2 बन गया क्या, ये वैल्यू आ गई ट्वाइस कोस स्क्वायर थीटा c/2 आ गया। अच्छा, ये वैल्यू आ गई 4 रेज़ टू पावर 3/2, है ना, तो 4 यानी 8 बन गया, है ना, 8 आ गया, और वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर दैट मीन्स कोस क्यूब थीटा c/2, और अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस कोस स्क्वायर थीटा c/2। ठीक है, यानी फाइनली ये रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, डी सिग्मा अपॉन वैल्यू आ गई डी ओमेगा 1 लेबोरेटरी फ्रेम में इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डी सिग्मा अपॉन वैल्यू आ गई डी ओमेगा, कौन से फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, यानी वैल्यू आ गई 4 आ गया, और वैल्यू आ गई कोस आ गया, और वैल्यू आ गई थीटा सी अपॉन वैल्यू आ गई 2 आ गया। ठीक है, या फाइनली इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से और लिख देता हूँ, यानी वैल्यू आ गई डी सिग्मा अपॉन वैल्यू आ गई डी ओमेगा 1, और वैल्यू आ गई लेबोरेटरी फ्रेम में इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, कौन से फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो वैल्यू आ गई 4, और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा सी अपॉन वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन लेबोरेटरी फ्रेम में, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। इसका मतलब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास फ्रेम डिपेंडेंट होता है। अब जैसे हमने कहा कि गामा इक्वल्स टू 1 है या m1 इक्वल्स टू m2 है, उस केस के अंदर m1 इक्वल्स टू m2 केस में हमने क्या कहा था कि थीटा L1 प्लस थीटा L2 या जो स्कैटरिंग करने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो कितने डिग्री के एंगल के ऊपर, 90 डिग्री के एंगल पर ट्रेवल करते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट के लिए कैलकुलेट किया है तो सेकंड पार्ट के लिए कैलकुलेट करूँ तो यहाँ अपने पास वैल्यू की थीटा L1 प्लस थीटा L2 इक्वल्स टू कितना था, π/2 था। तो अगर हम सेकंड के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो यहीं रिजल्ट कितना आ जाएगा, साइन की टर्म में ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ इस इक्वेशन से हम जो हम बात कर रहे थे उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जो भी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है वो हमारे पास कैसा होता है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की। जो हमने कहा था कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो फ्रेम्स पर डिपेंड नहीं करता है, दैट मीन्स लेबोरेटरी फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इनवेरिएंट होता है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।